हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जावा इंटरव्यूज के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जहां पे आपको एक कोड दिया जाएगा और आपको उसका आउटपुट फाइंड करना होगा। इस तरीके के एग्जांपल हम लोग आज देखेंगे। अगर आपने मेरा जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस का पहला वीडियो देखा नहीं होगा तो ऊपर आए आइकॉन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप पहला वीडियो भी दे सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो की लिंक भी डाल देता हूं, वहां से भी आप लोग उसको देख सकते हो। आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर लो। सो जब भी मैं कोई वीडियो अपडेटेड डालूं यहाँ पे, वो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हो, प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो, तो इमीडिएटली वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन सेट्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इस प्रोग्राम का आउटपुट। तो इस प्रोग्राम में आपको दिया गया है एक क्लास जिसका नाम है टेस्ट, उसके बाद एक मेन फंक्शन है और उसके अंदर दो स्टेटमेंट लिखी हुई है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और इन दोनों स्टेटमेंट में अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन से देखोगे तो यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट दी गई है वो क्या है, यहाँ पे पहले दो नंबर है, उनके एडिशन है और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग है। ओके, तो पहले नंबर और उसके बाद स्ट्रिंग, और सेकंड स्टेटमेंट में पहले स्ट्रिंग है और उसके बाद दो नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि अगर आप लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में पहले नंबर लिखते हो और उसके बाद स्ट्रिंग लिखते हो तो क्या होता है, और पहले स्ट्रिंग लिखते हो और उसके बाद नंबर लिखते हो तो क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को आज देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करोगे तो यहाँ पे 10 प्लस 20 जो पहली स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 30 होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा पहले 10 प्लस 20 30 हो जाएगा और उसके आगे जावा टी पॉइंट ये कॉन्कैट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर डाल के रखा है। ठीक है, तो जब भी आप लोग इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ प्लस करते हो, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है तो वो कॉन्कैट हो जाती है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये कॉन्कैट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग मिलेगी हमको, तो वो मिलेगी 30 हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये स्ट्रिंग मुझे फर्स्ट इसके आंसर में मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग हमको फर्स्ट आंसर में मिल जाएगी। जो सेकंड स्टेटमेंट जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जावा टी पॉइंट प्लस 10 प्लस 20, तो यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट में है, यहाँ पे पहले स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के बाद दो नंबर्स की एडिशन की है। तो यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है दोस्तों कि जब भी आप लोग कोई भी स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखते हो, कोई भी स्टेटमेंट आप लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखते हो, सिस आउट जो जिसका एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है सिस आउट, तो यहाँ पे अगर आप पहले स्ट्रिंग लिख रहे हो, ओके, और उसके बाद दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये पहली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ पहले 10 कॉन्कैट हो जाएगा। तो ये पहले जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आपको आंसर इस तरीके से मिलेगा, हेलो वर्ल्ड 10, और उसके बाद प्लस 20 भी उसके अंदर कॉन्कैट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज ये स्ट्रिंग के साथ हम लोग कॉन्कैट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले अगर आप लोग स्ट्रिंग लिखते हो तो वो कॉन्कैट हो जाएगी। पहले अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहे हो तो ये दोनों नंबर उसके साथ कॉन्कैट हो जाएंगे। अगर आप लोग पहले नंबर्स लिख रहे हो तो उसकी पहले एडिशन होगी और वो एडिशन इसके साथ क्या हो जाएगी, कॉन्कैट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रन करके भी देख लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, लेट्स से मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करता हूं। अभी हेलो वर्ल्ड लिखा है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट, इसी कोड में मैं चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ पहले 10 प्लस 20 प्लस, तो अभी देखो यहाँ पे 10 प्लस 20 लिखा है तो इनका एडिशन होगा और उसके बाद वो कॉन्कैट होगा। और यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट है वो लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और उसके बाद प्लस 10 प्लस 20, इस तरीके से लिख रहा हूं। तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आंसर आ चुका है। यहाँ पे पहले आया 30 और उसके बाद आया हेलो वर्ल्ड, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर था। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड उसके आगे कॉन्कैट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो आंसर दिख रहा है। और सेकंड इसमें हेलो वर्ल्ड प्लस 10 प्लस 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 10 20 ये कॉन्कैट होके यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो हमेशा यहाँ पे नोट डाउन करने जैसी चीज ऐसी है दोस्तों कि जब भी आप लोग कोई भी चीज स्ट्रिंग के साथ ऐड करोगे तो वो कॉन्कैट हो जाती है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर ही है।
यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे दो नंबर्स दिए गए हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन है पहले, और उसके बाद वो एक स्ट्रिंग के साथ ऐड किए गए हैं, और सेकंड स्टेटमेंट में भी एक स्ट्रिंग है, उसके आगे दो नंबर्स यहां पे क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए। तो इसका आंसर क्या आएगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ओके, तो ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास दिया है टेस्ट नाम का, उसके अंदर मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद इसके अंदर लिखा हुआ है फॉर लूप, और फॉर लूप लिखने के बाद फॉर लूप का जो सिंटैक्स दिया है, वहां पे एक जगह पे जहां पे हम लोग कंडीशन लिखते हैं वहां पे जीरो लिखा हुआ है। अगर आप लोग फोकस करोगे यहां पे, तो यहां पे आपको जीरो दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पे ये फॉर लूप है, इसका हम लोगों को आउटपुट क्या आएगा वो देखना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स होता है फॉर, यहां पे आता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आता है कंडीशन, और उसके बाद आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, तो ये उसका सिंटैक्स होता है। तो इनिशियलाइजेशन में कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, जैसे आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 1, कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, जो कि यहाँ पे कोड में भी बराबर है, आई इक्वल्स टू 0 लिख के रखा है, तो यहाँ पे ये परफेक्ट है। सेकंड, जहां पे कंडीशन हम लोग लिखते हैं वहां पे इन्होंने 0 लिख के रखा है, तो यहाँ पे कंडीशन की जगह पे 0 है। ओके, और यहाँ पे लास्ट इसमें है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी उन्होंने प्रॉपरली लिखा है, बट सिर्फ प्रॉब्लम उन्होंने कहां पे किया है, कंडीशन के यहां पे। तो कंडीशन के अंदर हमेशा याद रखो कि जब भी हम लोग कंडीशन लिखते हैं तो वो कंडीशन का आंसर जो आता है वो हमेशा बुलियन आंसर आता है। तो कोई भी कंडीशन को अगर आप लोग, कोई भी कंडीशन अगर आप लोग लिखते हो तो उसका आंसर आइदर ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है, और ट्रू और फॉल्स क्या है, ये बुलियन डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये किसके टाइप है, बुलियन डेटा टाइप्स के। ठीक है, तो यहां पे 0 लिख दिया है, तो 0 ये कोई बुलियन टाइप का वैल्यू नहीं है, बराबर। तो यहां पे आपको क्या आएगा, यहां पे आपको कंपाइलेशन का प्रॉब्लम आएगा कि यहां पे 0 अलाउड नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग इसको भी रन करके देख लेते हैं। यहां पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसी में चेंजेस करता हूं मैं, फॉर लेट्स से इंटीजर i इक्वल्स टू 0, देन i प्लस प्लस। ओके, और यहां पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये एक स्टेटमेंट डाल देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पे स्टेटमेंट डाल देता हूं आई एम इन लूप। अभी मैं इसको रन करता हूं और चेक करते हैं हम लोग आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एरर दे रहा है, यहाँ पे ये सेमीकोलन मिसिंग का एरर है एक्चुअली, इसको मैं सेमीकोलन डाल देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एरर दिखाई देगा, इनकॉम्पेटिबल टाइप, इट इंटीजर कैनॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। तो यहाँ पे ये 0 वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ नहीं है, या फिर कंडीशन कोई ऐसी नहीं है कि जहां पे ट्रू और फॉल्स ये रिटर्न होगा, तो इसके लिए आपको ये कंपाइलेशन के टाइम पे ही एरर देगा। तो आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे जो इनके तीनों पैरामीटर्स जो है, वो तीनों पैरामीटर्स जैसे चाहिए, जैसे इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशन, ये तीनों चीजें यहाँ पे जरूरी है। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। नाउ हम लोग अभी थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्लास जिसका नाम है टेस्ट, उसके बाद वहां पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट, और हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होता है, क्लास के नाम जैसा ही होता है। ठीक है, और उसके पहले वॉइड वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर दो पैरामीटर है, और दोनों पैरामीटर इंटीजर टाइप के हैं, उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, अगेन और एक कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर दो पैरामीटर्स है, और एक पैरामीटर इंटीजर है और दूसरा पैरामीटर फ्लोट है। ओके, और फ्लोट इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, सेकंड कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ए और बी को क्या किया है, प्रिंट किया है। इसका मतलब यह है कि इस प्रोग्राम में दो कंस्ट्रक्टर है, दोनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, दोनों के पैरामीटर्स भी सेम है, दो पैरामीटर्स है, लेकिन उनके डेटा टाइप्स अलग अलग है। पहले कंस्ट्रक्टर के दोनों डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरे कंस्ट्रक्टर के जो डेटा टाइप है वो पहला इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है। ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर यहां पे दो वेरिएबल्स है ए और बी, जिसका वैल्यू है 10 और 15। ओके, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहां पे ए और बी की वैल्यू हम लोगों ने पास की हुई है। ठीक है, तो यहां पे ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहां पे पास होंगे टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, यहां पे आएगा 10 और 20, लेकिन ये 10 और 20 ये कौन से डेटा टाइप के हैं, ये बाइट डेटा टाइप के हैं। तो हमेशा याद रखो दोस्तों कि जब भी आप लोग बाइट डेटा टाइप यूज कर रहे हो, ठीक है,
और अगर आप लोग उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करो यार, कहीं पे भी उसको यूज कर रहे हो, तो वो इंप्लिसिटली इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो इंप्लिसिटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इंटीजर। तो यहां पे ए और बी दोनों इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहां पे दोनों इंटीजर कहां पे लिखे हुए हैं? ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वो दोनों इंटीजर लिखे हुए हैं, तो ये एग्जैक्ट मैच मिलेगा यहां पे एग्जैक्ट मैच मिलेगा। ए और बी की वैल्यू इंटीजर इंटीजर हो जाएगी, तो यहां पे ए पास हो जाएगा इस ए वेरिएबल के अंदर, और ये बी पास हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। तो यहां पे ये जो कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है पहला कंस्ट्रक्टर, वो एग्जैक्ट मैच मिल रहा है। इसके लिए आपको आउटपुट मिल जाएगा 10 एंड 50, क्योंकि यहां पे वो प्रिंट हुआ है। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट आप लोग लिख रहे हो और उसके अंदर दो पैरामीटर पास कर रहे हो, तो ये क्या करेगा? ये पहला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जिसके अंदर दोनों पैरामीटर कौन से हैं? इंटीजर। ये ये सेकंड कंस्ट्रक्टर को कॉल क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके दोनों जो टाइप है ये बाइट के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली इंटीजर के अंदर, और यहां पे सेकंड पैरामीटर जो है वो फ्लोट है। तो आपको यहां पे एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा। इसके लिए पहला कंस्ट्रक्टर एग्जैक्ट मैच मिलेगा, पहला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा a प्लस बी। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू यहां पे प्रिंट हो जाएगी। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो आंसर बराबर है क्या। ओके, तो मैं डायरेक्टली इसको कॉपी करता हूं अभी, या फिर कॉपी करने से अच्छा मैं यहां पे लिख लेता हूं। ओके, तो यहां पे मैं सब में पहले इसका नाम चेंज करता हूं। लेट्स से मैंने इसका नाम टेस्ट करता हूं। ओके, और यहां पे जैसे हम लोगों ने यहां पे लिखा है टेस्ट इंटीजर a इंटीजर b। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहां पे a की वैल्यू में प्रिंट करता हूं प्लस a, प्लस b की वैल्यू प्रिंट करता हूं प्लस b। ओके, यह हो गया हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड कंस्ट्रक्टर में यहां पे लिख लूंगा जिसका सेकंड टाइप क्या है? जिसका टाइप है फ्लोट। ओके, और यहां पे मेन फंक्शन के अंदर मैं दो वेरिएबल्स लूंगा, बाइट a इज इक्वल टू उसकी वैल्यू देता हूं 10, और बाइट b इज इक्वल टू उसकी वैल्यू देता हूं 15। ओके, और यहां पे ऑब्जेक्ट बनाता हूं टेस्ट obj इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, और ये a और b की वैल्यू मैं यहां से पास करता हूं। तो अभी मैं इसको अगर रन करूंगा तो चेक करते हैं हम लोग हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे आंसर मिल गया दोस्तों आपको a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 15। ओके, ये जो डैश आपको यहाँ पे दिख रहा है ये माइनस नहीं है, ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से उसको प्रिंट करवाया है। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यहाँ पे नोट डाउन करनी जैसी चीज ऐसी है कि अगर आप लोगों के कई प्रोग्राम में आप लोग बाइट यूज कर रहे हो, ओके, तो वो इंप्लिसिटली कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर के अंदर। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम लोगों को क्या मिल रहा है? यहाँ पे हम लोगों के पास दो वेरिएबल्स है। पहले वेरिएबल का नाम है टेस्ट ए और दूसरे वेरिएबल का नाम है टेस्ट बी। दोनों इंटीजर टाइप के हैं। ओके, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिख रहा है यहाँ पे। उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर टेस्ट ए ये वेरिएबल को हम लोगों ने ए वैल्यू असाइन की है, और टेस्ट बी ये वेरिएबल को हम लोगों ने बी वैल्यू असाइन की है। ओके, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर्स हम लोगों ने लिए हैं वो वैल्यू असाइन के लिए काम आ रहे हैं, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगर आप लोग फोकस करोगे दोस्तों, तो यहां पे देख लो कि यहां पे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कुछ पैरामीटर पास नहीं किए हैं। इसका मतलब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? ये प्रोग्राम आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम करेगा, लेकिन आपने आपके प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ नहीं है। तो ये प्रोग्राम आपको कंपाइलेशन के टाइम पे एरर देगा, बिकॉज आपने जो कंस्ट्रक्टर यूज किया है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और आप यहां से कौन सा कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो। तो यहां पे वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सीधे मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूं आपको। तो इसी प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो इस तरीके का वो प्रोग्राम है। यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जब हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिख देते हैं obj डॉट a प्लस obj डॉट p। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम है। आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं। तो यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट की है और b की वैल्यू प्रिंट की है। तो यहाँ पे वही प्रोग्राम मैंने इसी वे में लिखा है। यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंपाइलेशन का एरर आएगा, क्योंकि ये जो लाइन नंबर 13 है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम करेगी, लेकिन आपके प्रोग्राम में कहीं पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ नहीं है। सीधे यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई। तो ये स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देता हूं और अभी इसको रन करके दिखाता हूं। ओके, सीधे यहाँ पे जो एरर दिख रहा है आपको, कंस्ट्रक्टर टेस्ट इन क्लास कैन नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप्स टेस्ट obj इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। तो यहाँ पे
आपको एरर आएगा, क्योंकि यहां पे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो अगर आपको ये प्रोग्राम रन करना है तो आपको सिंपली यहां से क्या करना पड़ेगा, पास, यहां से पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और ये कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी करके दिखाता हूं। मैंने दो पैरामीटर्स यहां पे पास कर दिए, तो यहां पे दोनों पैरामीटर्स क्लास हो जाएंगे और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उन दोनों पैरामीटर्स को प्रिंट कर देगा। See this, a is equals to 10 and b is equals to 20. ओके, तो आपको यहां पे जो पॉइंट नोट डाउन करना है वो ये करना है कि जिस टाइप का कंस्ट्रक्टर आप लोग आपके प्रोग्राम में लिख रहे हो उसी टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट करने हैं। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है वो पैरामीटर्स डाल के नहीं बनाया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आया था। और यहां पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो यहां से आपको ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो यहां से आपको वैल्यूज पास करनी ही पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे एक क्लास आपको दिख रहा है पर्सन नाम का, उस पर्सन नाम के क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है और वो कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ है पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एक क्लास है जिसमें इनहेरिटेंस यूज किया है और वो इनहेरिटेंस किसको इनहेरिट कर रहा है, पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहा है। उसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है एम्प्लॉय और वहां पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर कॉल। ओके, तो यहां पे मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं दोस्तों। यहां पे मैं फिर से लिखता हूं, लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं पब्लिक क्लास। तो सब में पहला क्लास जो है वो पर्सन है, उस पर्सन क्लास के अंदर पब्लिक पर्सन ये कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये डिफॉल्ट टाइप का कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर system.out.println यहां पे लिखा हुआ है आई एम इन पर्सन कंस्ट्रक्टर। ओके, और उसके बाद एक सेकंड क्लास है जिसे क्लास emp है, इसके अंदर फर्स्ट क्लास एक्सटेंड हुआ है, मतलब इनहेरिटेंस लगाया हुआ है। और यहां पे पब्लिक emp और एक कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ है system.out.println और यहां पे लिखा हुआ है आई एम इन emp कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इस तरीके का हमारा कुछ प्रोग्राम है, पब्लिक एम्प्लॉय आई एम इन एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर। ओके, और यहां पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, तो यहां पे ये आर्गुमेंट्स और यहां पे क्रिएट किया है, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एम्प्लॉय क्लास का यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो यहां पे emp obj इज इक्वल टू न्यू emp, इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो यहां पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, तो दोस्तों यहां पे जैसे मैं फोकस कर पा रहा हूं, जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यहां पे एक इनहेरिटेंस लिखा हुआ है, देखो। तो जब भी आप लोग इनहेरिटेंस यूज करते हो, ओके, और डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, तो कंस्ट्रक्टर नॉर्मली कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहां पे जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो यहां पे कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल मिलेगा, emp कंस्ट्रक्टर को। लेकिन जैसे ही emp कंस्ट्रक्टर को कॉल मिलेगा उसका जो बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मतलब यहां पे हमको आउटपुट जो आएगा वो सिर्फ आई एम इन एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा, हमको आउटपुट दो आएंगे। पहले मिलेगा आई एम इन पर्सन कंस्ट्रक्टर और उसके बाद आएगा आई एम इन emp कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहां पे इनहेरिटेंस लगाया हुआ है। तो यहां पे सुपर कीवर्ड जो है ये ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली फायर होने की वजह से वो कहां पे जाएगा, सब में पहले पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा। यहां पे मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक करके रखा है, तो यहां पे मैं उसको हटा देता हूं। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमको आउटपुट क्या आता है। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास पर्सन, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। दोस्तों जिस क्लास के अंदर आप लोग मेन मेथड लेते हो उस क्लास के पहले आपको पब्लिक लिखना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे आपको दोनों आउटपुट दिख रहे हैं, आई एम इन पर्सन कंस्ट्रक्टर एंड आई एम इन emp कंस्ट्रक्टर। आप भले ही डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हो, बट वो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जब डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है तो यहां पे ये जो सुपर है ये हिडन है, यहां पे ये हिडन है, तो ये ऑटोमेटिकली सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और यहां पे पहले ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर आप लोग कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हो और आप इनहेरिटेंस भी यूज कर रहे हो और ऑब्जेक्ट जब आप लोग क्रिएट कर रहे हो
तो डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने के पहले वो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ये आपको यहां से पॉइंट नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। सो ये यही कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों जो मुझे आज तुम्हारे साथ डिस्कस करने थे। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो में आपको डालने वाला हूं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।